हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर तीसरा धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हम लोग पाठ के अंदर वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करते हैं। पहले हमारा जो प्रश्न है, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए। जो यहाँ पे चार प्रश्न है। पहला देखिए क्या है, कमरे के ताप पर द्रव होती है यानी तरल अवस्था में होती है, कौन सी धातु है? आइए आंसर करते हैं। वो धातु कहलाती है पारा यानी मरकरी, और इसे Hg द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कौन सी धातु? तो वो सोडियम कहा जाता है, और ये काफ़ी अवक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन से ज़्यादा अवक्रिया करती है। दूसरा, इसके बाद तीसरा देखिए, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो कौन? सिल्वर और कॉपर, चांदी और तांबा धातुएं ऊष्मा की ज़्यादा अच्छी चालक मानी जाती हैं। इसके बाद चौथा, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो ये मरकरी हो जाएगा। तो ऊष्मा की कुचालक होती है लेड अर्थात सीसा और मरकरी। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ ये पहला प्रश्न आपका। दूसरा देखिए, आघात वर्ध और तन्य से क्या अर्थ हमें बताना है। आघात वर्धनीयता और तन्यता ये क्या होती हैं? ये धातु के गुण कहे जाते हैं। तो आइए हम दोनों का अर्थ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है आघात वर्ध्यता, आपको डैश देना है। तो यहाँ से लिखना है कुछ धातु, डैश देते हुए कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है सोना और चांदी। तो मिठाई देखे होंगे, मिठाई की परत पे जो जो सफ़ेद परत लगी होती है वो चांदी की होती है। तो सोना और चांदी को हम पीट कर अधिक पतली चादर बनाया जा सकते हैं, काफ़ी पतली चादर। अब इसके बाद यानी कागज़ से भी पतली चादर। इसके बाद देखिए दूसरा है तन्यता। तो यहाँ से करेंगे तन्यता, लेकर आपको डैश देना है, और यहाँ से लिखना है कुछ धातुओं के पतले तार के रूप में खींचकर खींचने की क्षमता होती है, उसे तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, कौन सा? गोल्ड। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कौन सा धातु है? तन्यता में सबसे ज़्यादा खींच कर तार बनाया जा सकता है, उसे हम खींच सकते हैं। ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का प्रश्न पहला, सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण काफ़ी सिंपल है, क्योंकि सोडियम जो है खुली हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल उठता है, इसी कारण इसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है? तो यहाँ पे समझिए, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आपको आंसर ऐसे करना है कि सोडियम धातु खुली हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और जिससे उसमें आग लग और उसमें आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, आग से रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दूसरा देखिए क्या है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण हमें लिखना है। भाप के साथ आयरन यानी जल के साथ आयरन की अभिक्रिया, और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। तो भाप में क्या होता है? जल वाष्प होते हैं, यानी जल के साथ हो गया। भाप के साथ अभिक्रिया करके कौन सी धातु है? देखिए एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, लेकिन हमें आयरन देखना है। आयरन यानी लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड, उसी धातु का ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए लोहा जो है जल के साथ अभिक्रिया किया, ये सॉलिड अवस्था, गैस अवस्था, तो बन गया क्या? फेरस ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन, या और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो उसी धातु का ये ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए क्या है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। तो आइए दोनों को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन से प्रज्वलित होने के कारण पर्याप्त नहीं होती। तो अभिक्रिया धीमी होती है, बस हमें तो सिर्फ समीकरण लिखना है। तो ये रहा, कैल्शियम सॉलिड अवस्था में है, और ये गैस लिक्विड अवस्था में है, और ये जल लिक्विड अवस्था में है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वलिड यानी जलीय विलयन, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आपको लिखना है कैल्शियम का। और ये पोटेशियम का। पोटेशियम का जल से अभिक्रिया क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्विड यानी जलीय घोल है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे अब ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मुक्त होती है। ठीक है, तो ये और ये दोनों आपको लिखना है।
अगला सवाल देखिए इसके बाद तीसरा, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। यहाँ पे समझिए ये धातुएं हैं ABCD, और इनको देखिए प्रत्येक को इन घोल में डाला गया। तो ए धातु को आयरन सल्फेट के घोल में डालने पर कोई अपक्रिया नहीं हुई। फिर ए धातु को कॉपर सल्फेट के ये विस्थापन अपक्रिया हुई। ठीक है, और ये खाली स्थान हमें बताना है सवाल में, ये भी खाली स्थान। बी धातु को देखिए आयरन सल्फेट के डालने पर विस्थापन हुई, ये खाली स्थान हमें भरना है। इसमें कोई अपक्रिया नहीं हुई, इसमें भी हमें भरना है। ठीक है, तो इसी तरीके से विभिन्न धातुओं को विभिन्न विलयनों में, ठीक है, विभिन्न विलयनों में डाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो सवाल देखिए क्या है, इन सारणी का उपयोग करके ABCD से संबंध निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? ये तो काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए धातु ABCD है, यहाँ पे सभी को आयरन सल्फेट में डाला जाता है, तो तीनों से कोई अपक्रिया नहीं होती, ACOD से, लेकिन B से अपक्रिया होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है। इसका मतलब ये ज़्यादा अपक्रियाशील है, तभी तो विस्थापन अपक्रिया हो पाता है। तो आपको आंसर में लिखना है यहाँ पे, यहाँ सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु B है। इसके बाद दूसरा, धातु B को कॉपर सल्फेट यानी इसमें, ठीक है, के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रमाणित तो हो चुका है कि सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील ये है। तो इसमें अगर डाला जाए कॉपर सल्फेट में तो ये क्या कर देगा, यहाँ भी विस्थापन अपक्रिया हो पाएगी। ठीक है, तो आपको आंसर करना है धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अपक्रिया हो गई तथा विलयन का रंग नीला रंग गायब हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा, धातु ABCD को अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में पहले ज़्यादा है उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन है, B है, उसके बाद A। ठीक है, और क्यों A है, देखिए यहाँ पे B है, सबके साथ कोई अपक्रिया नहीं, लेकिन B के साथ हुई। यहाँ पर भी देखिए, इसके बाद B के बाद यहाँ पे A के साथ विस्थापन अपक्रिया हुई, लेकिन दोनों से नहीं हुई, COD से। और यहाँ पे देखिए इसमें कोई अपक्रिया नहीं हुई सबके साथ, और यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया हुई किसके साथ, C के साथ। इसका मतलब C है, A के बाद C होगा। और D में आप देख रहे हैं, D में कहीं भी कोई अपक्रिया नहीं होती है, चारों विलयनों में कोई अपक्रिया नहीं होती, इसका मतलब सबसे कम अपक्रियाशील D है। ठीक है, ये व्यवस्थित क्रम हो गया। अगला सवाल चौथा है, अब क्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? और साथ ही हमें यह भी बताना है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया भी हमें लिखना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब अब क्रियाशील धातु को HCl अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तथा क्यों निकलती है, क्योंकि अब क्रियाशील धातुएं अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और हमें एक समीकरण भी लिखना है, कौन सा, आयरन के साथ विकम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया लोहा और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इसके बाद पांचवा सवाल देखिए, जिंक को जस्ते को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हमें लिखना है। तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए जिंक जो है, जस्ता जो है आयरन से ज़्यादा अपक्रियाशील, कौन अपक्रियाशील ज़्यादा है, जस्ता है, लोहे से। जब तो इसका मतलब क्या करेगा, ये जस्ता जो है आयरन के स्थान पे आ जाएगा, यानी आयरन को विस्थापित कर देगा। तो हम ऐसे करेंगे, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगहीन, कोई रंग नहीं बचता, जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, यानी रंगहीन क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है यहाँ पे, तथा काले भूरे रंग का आयरन धातु विस्थापित हो जाती है यहाँ पे जस्ता जो है। ठीक है, और यहाँ पे आयरन सल्फेट के विलयन में, जस्ता जो है आयरन सल्फेट के विलयन में गया तो ये क्या बन गया, ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट रंगहीन और लोहा काले भूरे रंग का ये विस्थापित कर दिया गया। तो इसको ऐसे हल करेंगे, देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यानी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहले में 8 आ जाए, पहले में 2, दूसरे में 6, 8 हो गए।
तो इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे लिखा जाए, ऐसे ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। ठीक है। अब इसके बाद मैग्नीशियम का होता है 12। पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और तीसरे में 2, तो 12 हो गए। तो बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऐसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना Mg, यहाँ पे 2 डॉट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO के निर्माण हमें दर्शाना है। काफ़ी आसान सवाल है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सोडियम के कितने अणु हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na और यहाँ पे Na। ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, मिलके बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो इस ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 2 2 4 1 5 और 1 6। अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता है। ठीक है, 8 होने के लिए 2 की आवश्यकता है, तो ये सोडियम से प्राप्त करेगा। तो सोडियम का ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यहाँ पे आ गया, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यहाँ पे आ गया। तो इसका अष्टक पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से क्या होगा, सोडियम पे धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, धन आवेश आ जाएगा, और इस पे ऋण आवेश आ जाएगा। कितने, 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 लिया है, तो 2 माइनस हो गया और ये 2 प्लस हो गया। और इसी तरीके से देखिए, मैग्नीशियम का लिखेंगे Mg और ये प्लस में ऑक्सीजन। तो वैसे ही होगा, इसके बाहरी सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 1 5 और 1 6। ठीक है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ठीक है, तो ये 2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो ये 2 देने से इस पे +2 आ गया। ठीक है, +2 ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो प्लस आ गया, और ये ग्रहण करता है तो 2 माइनस हो गए, इस पे आवेश आ गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, तो हमने अभी देखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से आयन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया, सोडियम 2 का त्याग किया, तो इस पे +2 आ गए, 1 और 1। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है Na2+। ठीक है, सोडियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो ऑक्सीजन आयन 2 माइनस ग्रहण का ऑक्सीजन आयन, और ये मैग्नीशियम 2 का त्याग किया। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2+, फिर वही ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ पे है ही। तो 3 आयन का निर्माण होता है, सोडियम आयन, ऑक्सीजन आयन और मैग्नीशियम आयन Mg। समझ में आ गया आपको। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, एक आयनिक यौगिक होता है CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे आयनिक यौगिक है, इनका गलनांक उच्च क्यों होता है, ये विद्युत का कुचालक भी होता है, बीच काफ़ी मजबूत आकर्षण बल बंधा होता है, जिसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए। ठीक है, इनके गलनांक उच्च। तो इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का प्रश्न क्या है, निम्न पदों की हमें परिभाषा करनी है। पहला खनिज है, आइए खनिज की परिभाषा करते हैं। तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है, खनिज कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा हमें करना है अयस्क की। तो अयस्क की परिभाषा यहीं पे है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, तो इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। क्या समझ में आया कि कुछ स्थानों में जो खनिज प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष धातु ज़्यादा मात्रा में होती है, तो वही क्या कहलाते हैं, अयस्क। तीसरा है गैंग, ये किसे कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं, तो इन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। इनको दूर करके, ठीक है, खनिज को प्राप्त किया जाता है, अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, इसका निष्कर्षण किया जाता है। समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न देखिए, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वायुमंडल में खुली अवस्था में पाए जाती है। तो वो धातु है सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम एवं कॉपर। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, हमें 2 ही बताना है, तो आप सोना और चांदी लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न तीसरा देखिए, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है उपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन के अलावा अत्यधिक अपक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचयक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये निम्न अपक्रियाशील वाले धातुओं को उनकी यौगिक से विस्थापन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा। तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जा गया। ठीक है, तो किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी? तो यहाँ पे समझिए ये धातु है और ये जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, तो इनके साथ गर्म किया गया, यानी जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक और जिंक ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम। तो क्या इन गर्म करने से विस्थापन अपक्रिया हो गई, यानी किस अवस्था में हमें बताना है, किस अवस्था में विस्थापन अपक्रिया होगी या नहीं। देखिए, पहला, जिंक विस्थापन अपक्रिया होने के लिए ये देखा जाता है कि इनका अगर सक्रियता श्रेणी ज़्यादा है, ठीक है, तो इनमें डालने पर ये विस्थापित हो जाएंगे। तो पहला देखिए, जिंक ऑक्साइड और ये भी जिंक है, ये तो नहीं होगा, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ विस्थापन अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जिंक, तो हमें ये देखना है कि जिंक का सक्रियता श्रेणी ज़्यादा है या कम है। अगर डाले जाने वाले का ज़्यादा नहीं है तो नहीं होगा, अगर इसका ज़्यादा है तभी होगा विस्थापन अपक्रिया। इनका ज़्यादा होना चाहिए होने के लिए, इन सभी का, इनके तुलना में। तो आइए देखते हैं जिंक का और मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, और ये रहा जिंक। तो जिंक का कम है, मैग्नीशियम से ज़्यादा होना चाहिए, हम जिंक को मैग्नीशियम में डालेंगे, इसका मतलब नहीं होगा, तो इसका मतलब विस्थापन अपक्रिया नहीं होगा। अब देखते हैं कॉपर ऑक्साइड और जिंक। अगर जिंक का ज़्यादा है तभी कॉपर में ये क्या होगा, विस्थापन अपक्रिया होगा। तो आइए देखते हैं कॉपर में और जिंक में किसका सक्रियता श्रेणी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो जिंक का तो ज़्यादा है और कॉपर का तो कम है। ठीक है, तो जिंक को डाला जाना है कॉपर में, इसका मतलब विस्थापन अपक्रिया होगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए फिर जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम, तो मैंने क्या बताया, इनका ज़्यादा होना चाहिए। अगर विस्थापन अपक्रिया घटित हो तो इन सभी का ज़्यादा होना चाहिए इनसे। तो मैग्नीशियम का हमने देखा ये ज़्यादा है, जिंक से मैग्नीशियम का ज़्यादा है, इसका मतलब होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम, ये तो दोनों बराबर है, तो ये नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का तो ज़्यादा है कॉपर से, देखिए मैग्नीशियम का यहाँ है और कॉपर ये रहा, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब होगा ये, हाँ होगा। अब इसके बाद जिंक ऑक्साइड और ये कॉपर, तो किसका ज़्यादा है, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। तो कॉपर जो है इसका तो कम है, तो इसका मतलब कॉपर का नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये कॉपर, तो कॉपर का तो कम है, मैग्नीशियम का तो ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड फिर कॉपर, ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद किस स्थिति में विस्थापन अपक्रिया घटित होगी, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, का सक्रियता श्रेणी में काफ़ी नीचे स्थान है, जैसे सोना और चांदी, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जल्दी इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे कम अपक्रियाशील होती है, इन्हें तो देखिए यहाँ पे सबसे कम अपक्रियाशील होती है सक्रियता श्रेणी में सिल्वर और गोल्ड, तो ये संक्षारित नहीं होती। तो आपको आंसर करना है सिल्वर और गोल्ड सबसे कम अपक्रियाशील धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में इनका नीचे स्थान है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और ये संक्षारित नहीं होती। इस सेशन का आखिरी सवाल देखेंगे, मिश्र धातु क्या है। तो यहाँ पे समझिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम सिंपल सा करेंगे। उदाहरण के लिए तांबा और जस्ते का जो धातु बनता है वो मिश्र धातु पीतल, किससे बनता है, पीतल, तांबा और जस्ता का। दूसरा है तांबा और टीन, तो इससे कौन सा बनता है, इससे बनता है कांसा। समझ में आ गया आपको मिश्र धातु क्या है।
तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है और इसके बाद एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो समाप्त होता है आज।